नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार के दिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में भारी घोटाला हुआ था, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, मेडिकल कॉलेज वेंटिलेटर पर पहुंच गए थे। आज भाजपा सरकार की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं बेहद बेहतर है। पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार में सभी विभाग काम कर रहे हैं। पाठक विधानसभा में शून्यकाल के दौरान सपा के वरिष्ठ सदस्य शिवपाल यादव के आरोपों का जवाब दे रहे थे। और इसी दौरान आपको बता दें कि विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान आज दोपहर को 2 बजे तक कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। शिवपाल के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी सरकार में पारदर्शिता के साथ सभी विभागों में बेहतर काम हो रहा है। हर रोज सरकारी अस्पतालों में 1 लाख से ज्यादा मरीज आते हैं, उनका इलाज होता है। हर दिन 5,000 मरीजों का ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन इस बीच सपा ने जमकर हंगामा काटा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है और अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। तो वहीं सरकार सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, सपा फिर से स्लॉटर हाउस चलाना चाहती है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, सपा जनता को विकास के मुद्दे से भटकाना चाहती है। इस दौरान आराधना मोना मिश्रा और मनोज पांडे भी बोलते नजर आए थे। सुनिए। समाजवादी पार्टी हमेशा जनता को विकास के मुद्दों से भटकाना चाहती है। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सशक्त रूप से, सक्षम रूप से उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे तेज गति से आगे ले जा रही है, इस बात से विपक्ष परेशान है। विपक्ष को उत्तर प्रदेश की तरक्की पसंद नहीं है, इसीलिए सदन का जो है मुद्दा भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये पूरे फोकस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित कर रही है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का फ्रस्ट्रेशन मैं समझता हूं। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जीत का चौका लगाने का काम कर लिया है। 2024 और 2027 के विधानसभा और लोकसभा के जब चुनाव हो जाएंगे तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी जीत का सिक्सर भी लगा करके उनको दिखाने का काम करेगी। जाति जनगणना श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा मांग करना ये शुद्ध रूप से ढोंग है। उनके मन में ना तो पिछड़ों की चिंता है, ना उनको दलितों की चिंता है। उनको चिंता है तो अपने कुनबे की चिंता है, क्योंकि उनकी राजनीतिक अस्तित्व तो इस समय दांव पर लगा हुआ है। और जब राजनीतिक अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है तो वह तब जाग रहे हैं जब वह सत्ता से बेदखल हो गए। जब सत्ता में थे 2012 से 2017 तक, जब केंद्र में इनके समर्थन से 2004 से 2014 तक सरकार चल रही थी, तब इन्होंने जाति जनगणना की मांग नहीं किया। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय गौवंश की हत्या होती थी। हमारी सरकार के समय उनके लिए गो आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं और उनको उस आश्रय स्थल पे रखा जा रहा है। और हम गाय गौवंश के गर्दन पर छुरी नहीं चलने देंगे और उनको छुट्टा भी ना घूमे, किसानों की फसल नुकसान ना हो, इसका भी प्रबंध है। कि अगर सरकार इस चीज को देखती कि उत्तर प्रदेश में किसानों के खेत को छुट्टा जानवर चर जा रहे हैं, किसान पलायन कर रहा है, हजारों एकड़ जमीन किसान ने मजबूरी में परती छोड़ दिया है और वो दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को विवश है। बेरोजगार नौजवान आज कहीं न कहीं वो डिग्री लेकर सड़कों पर टहल रहा है, उसे कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। आज सवाल है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी है। सरकार को इन जनहित के मुद्दों को सोचना चाहिए किसी बयान को देने से पहले, और एक ऐसा बजट ला करके दिया है जिस बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं है। तो सरकार को पहले जनहित की बातों पर सोचना चाहिए, फिर बयान देना चाहिए। जो अभिभाषण पे चर्चा कल हुई, जिसपे नेता विरोधी दल ने बोला, पूरी तरह से जो अभिभाषण है वो सफेद कागज पर झूठ की लिखी हुई काली स्याही से इबारत है। उसमें कोई भी सत्यता नहीं है और पूरी तरह से इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने वाला अभिभाषण था। बजट में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको नया कहा जाए। सरकार ने जो वायदे किए थे प्रदेश की जनता से 2022 में, जनमत उनके साथ हो सकता है, लोकतंत्र है,
पर किसी भी तरह से उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया है, चाहे वो महिलाओं के सिलेंडर की बात हो, चाहे वो लड़कियों की स्कूटी की बात हो, नौजवानों के रोजगार की बात हो, या किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात हो। विकास और इलेक्शन में क्या अंतर है? माननीय अखिलेश यादव जी के पास, सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई जन कल्याण की बात करी, कोई डेवलपमेंट की बात करी, कोई नया विचार लाए कि केवल अराजकता मचाना उत्तर प्रदेश में ही काम रहा है। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी देंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, प्रयागराज से बड़ी खबर है। पूर्व बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड का मामला, मुख्य गवाह उमेश पाल को गोली मारी गई है। अभी ताजा अपडेट सामने आ रहा है, उमेश पाल की भी मौत हो गई है। उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में यह वारदात हुई है। घायल उमेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी मौत हो चुकी है। फायरिंग और देसी बमों से हमला किया गया था और एक गार्ड भी घायल हुआ था और उसके बाद अब उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। वकील का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाएंगे, सुनिए। 2 बजे के करीब स्टार्ट हुई। फाइनल बहस चल रही थी, उधर से एलपी द्विवेदी बहस कर रहे थे, हम लोग इधर मार कर रहे थे। 4:30 बजे तक ये प्रॉपर हम लोग के साथ कोर्ट में रहे। 10-5 मिनट हम लोग के साथ बैठे। फिर जब बहस खत्म हुई उसके बाद ये कह के गए कि हम लोग घर जा रहे हैं। इन लोग ने गनर वनर फिर साथ में लेके घर पे। फिर थोड़ी देर बाद हमारे सुशील व्यास जी ने फ़ोन किया इनको, सरकारी वकील जो हमारे हैं उन्होंने फ़ोन किया तो उनके मोबाइल पे आवाज़ आ रही थी कि गोली की आवाज़ चल रही है। फिर उन्होंने कहा मुझसे लगाओ फ़ोन। मैंने फ़ोन लगाया तो शायद भांजा उठाया, जो भी वहाँ का जो भी सदस्य तो मेरा मामा को गोली लग गई, हम लोग अस्पताल लेके जा रहे हैं। मुख्य गवाह थे ये एकदम, और उन्हीं के अपहरण में ही इनका आज बहस चल रही थी। फाइनल स्टेज पे बहस चल रही है। मेरा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से सैयद, क्या कुछ अपडेट है? राजू पाल हत्याकांड का एकमात्र गवाह, उसकी भी हत्या हो चुकी है, उसके गनर की भी हत्या हो चुकी है। किस तरह ये पूरी घटना हुई? क्या अभी तक किसी तरह की प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जवाबदारी सुनिश्चित हुई पूरे मामले में? है जब तत्कालीन उस समय के विधायक राजू पाल की ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या की गई थी, जिसमें अतीक अहमद और उनके भाई का नाम आया था और उसमें ये मुख्य गवाह थे उमेश पाल, जो कि आज कोर्ट पहुंचे थे। और साथ ही जब वे कोर्ट से वापस घर पहुंचे हैं तो इन पर ताबड़तोड़ आधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें उमेश पाल समेत उनके 2 गनरों को भी गोली लगी थी, जिसमें आज उमेश पाल की अब मौत हो गई है। उनके गनर की भी एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। और आप पीछे देख सकते हैं मर्चरी पे उनके करीबी और पुलिस भारी बल तैनात है और उनकी बॉडी मर्चरी शिफ्ट कर दी गई है। क्या कुछ बताया जा रहा है पूरे मामले में? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है आमिर? जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और उपायुक्त सब यहाँ भारी पुलिस बल मौजूद है, मगर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं कोई किसी तरह की गई है। कहीं न कहीं अब कानूनिया जिस तरह से व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब से प्रयागराज में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद है और ये साफ देखा जा सकता है इस वारदात में। आमिर, एक और विषय है जो मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी। देखिए, अब इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि गवाह सिर्फ और सिर्फ उमेश पाल था, जिसकी जान जा चुकी है, हत्या हो चुकी है। अब ये पूरा केस क्या करवट ले सकता है? क्या आपकी वकील से कोई बात हुई है इस पूरे मसले को लेकर? अभी भी कोई भी बोलने की हालत में नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो बाइट दिखाई है वकील की, बड़ी मुश्किल से हमें ये प्राप्त हो पाई कि बाइट उन्होंने कुछ भी बोलने से अभी भी कोई भी परिवार के लोग बोलने की हालत में नहीं। उनकी बीवी की भी हालत बहुत ही नाजुक है और बहुत ही वो बेहोश की हालत में थी, जिनको उठा के उसके घर वाले लेके गए हैं। ऐसे में ये केस के अहम गवाह थे। अब इस गवाह के बाद ये केस अब क्या रूप लेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आमिर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस जगह पे ये पूरी वारदात हुई है उस जगह पर क्या अभी पेट्रोलिंग की गई है, फोरेंसिक टीम या फिर किसी अन्य तरह के जो जांच वाले संस्थान होते हैं वो पहुंचे हुए हैं? क्या सबूत जुटाए जा रहे हैं इस पूरी घटना के, या फिर नहीं ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है प्रशासन का? सारी पुलिस फोर्स तो यहाँ पर मौजूद है, मगर हाँ, मौके पर फॉरेंसिक टीम को भेजा गया है और साथ ही वहाँ से साक्ष्य जुटाने की कोशिश पुलिस अब जरूर कर रही है। बिल्कुल, साक्ष्य जुटाने की। अगर पुलिस की शायद पहले ही करती, अगर प्रयागराज में रखती तो शायद ये घटना ना हो।
चलिए, बहुत शुक्रिया आमिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। सैयद मोहम्मद आमिर जुड़े, जिन्होंने ताजा अपडेट हमारे साथ में साझा करी है। राजूपाल हत्याकांड बहुत ही चर्चित 2005 का हत्याकांड है ये, जिसमें उमेश पाल की मृत्यु हो चुकी है। और सिर्फ उमेश पाल नहीं, जो कि एकमात्र गवाह था, उसके गनर की भी जान गई है। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, प्रशासन पर सवालिया निशान की आखिरकार प्रशासन कहां सोया हुआ था और किस तरीके से कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद भी इस तरह की घटना सूबे में हो जाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के पेश किए गए बजट की उपलब्धियां इस दौरान गिनाई हैं। रामपुर के विकास के लिए नए प्रपोजल की जानकारियां भी गिनाते हुए वो नजर आए। घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि अभी तक बीजेपी के नए विधायक आकाश सक्सेना के बनने के बाद भी रामपुर में किसी तरह का कोई विकास कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के नेता सिर्फ उपलब्धियां गिनाने में मस्त हैं। वहीं लखनऊ में गोमती नगर के पास डंपिंग यार्ड में कल देर शाम आग लग गई थी। हादसे में 40 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं सवाल ये उठ रहा है कि आग लगी या फिर लगाई गई, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। आग की सूचना पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने इसकी जांच करने के आदेश भी दिए हैं। नगर निगम में सैकड़ों गाड़ियां कबाड़ के नाम पर जो है गोमती नगर के आरआर डिपो में इकट्ठे कर दी गई हैं। इस बीच कल जो है रात को इसमें अचानक आग लग गई। कुछ 40 गाड़ियां जो है कबाड़ के नाम पर खाक हो गई। अब कहने तो कबाड़ है, लेकिन इनकी कीमत भी जो है हजारों रुपए में बताई जा रही प्रत्येक गाड़ी की, लेकिन नगर निगम ने इनको नीलाम नहीं किया अभी तक। कल रात की लगी आग जो है कूड़े से आग लगाताई जा रही, लग गई थी, वो आग अभी भी दहक रही है। कई जगह पर जो है देखा जाए तो सतर्कता के कोई इंतजाम नहीं है। आज भी कहीं कोई देखने वाला नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा रियाज से कि दिखाएं किस तरह जो है अभी तक वो आग जो है धधक रही है। और इसके अभी कल रात जो सूचना मिली थी, जब नगर आयुक्त लोग यहाँ पहुंचे तो पता था 40 गाड़ियां जो है कबाड़ में जली हुई हैं। यहाँ पर अभी कम से कम 250-300 गाड़ियां और खड़ी हैं, जो वो भी जो है सुरक्षा के दायरे में नहीं है। अब देखना यह है कि कैसे इन गाड़ियों की सुरक्षा नगर निगम कर पाता है, या ये गाड़ियां नीलाम क्यों नहीं की जा रही हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 2 साल पहले भी आग लगी थी, ये भी एक सवाल है। हर बार आग लगती है या लगाई जाती है, इसकी कोई सही जानकारी नहीं मिलती। जांच कमेटी बनती है और जांच धीरे धीरे डंपिंग यार्ड में चली जाती है। जैसे डंपिंग यार्ड में गाड़ियां हैं, वैसे जांच कमेटी की रिपोर्ट भी डंपिंग यार्ड में चली जाती है। अब इस बार फिर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने एक 3 सदस्यीय टीम बनाई है, और वो टीम जो है अब इसकी फिर जांच करेगी और कबाड़ में आग लगने के कारणों और उससे नुकसान का पता लगाएगी। अब देखना यह है कि कितना नुकसान हुआ है और नगर निगम कितना नुकसान बताता है, और भविष्य में ऐसी आग न लगे और नुकसान न हो, इसके लिए क्या उपाय करता है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। केंद्रीय बजट 2023-24 पेश होने के बाद अब भारतीय रेलवे संविदा कर्मचारी और प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट मीट के आधार पर अब एक बार फिर से चयन प्रक्रिया तेज हो चुकी है, जिसके चलते ई टेंडर के जरिए उत्तर मध्य रेलवे के तत्वाधान में कई प्रोजेक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर क्रियाशील भी कर दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से क्लॉक रूम को एक बार फिर से अत्याधुनिक व्यवस्था से सुसज्जित करने की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते प्रयागराज के मुख्य जंक्शन और चिवकी जंक्शन से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। जो आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली क्लॉक रूम जो हमारे अमानती सामान घर होते हैं स्टेशनों पे, उनकी हम लोगों ने आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया शुरू की है। तो उससे क्या होगा कि एक तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, मैन पावर जो वहाँ लगती थी वो हम आउटसोर्स करेंगे, तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रेल को राजस्व की प्राप्ति होगी। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ, हमने भी प्रयागराज मंडल में 3 स्टेशनों पर ये किया। भदोही के सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद ने गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने बजट को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने देश के हर एक व्यक्ति का हित बजट में सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा बजट में प्रति व्यक्ति की आय करीबन 9 सालों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और ये पिछले 9 सालों में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आज बजट सत्र में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में हमारे देश का जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी,
बजट पेश किया है। आज उस बजट में आप लोग जानते हैं कि देश के हर एक तबका के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। उस बजट में हमारे रोजगार, व्यवसायिक के साथ साथ गरीब जनता के एक एक लोगों को लाभ पहुंचा है। फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने कोतवाली क्षेत्र लकूला के एक सभागार में केंद्रीय बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। सांसद मुकेश राजपूत ने पाकिस्तान पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये गौरव की बात है कि आज पाकिस्तान के लोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी देंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। 13 मार्च से विधानसभा का सत्र होने वाला है। भराड़ी स्टैंड में यह सत्र होगा विधानसभा का। राज्यपाल ने सत्र के लिए मंजूरी दे दी है। प्रभारी सचिव विधानसभा ने जानकारी साझा करी। इस बात का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल ने सत्र के लिए मंजूरी दे दी है। भराड़ी स्टैंड में सत्र होगा 13 मार्च से विधानसभा सत्र। उत्तराखंड के सीएम अपने चंपावत दौरे के दूसरे दिन मॉर्निंग वॉक पर निकले और इस दौरान उन्होंने रास्ते में लोगों से खुलकर बातचीत भी करी। सीएम धामी को अचानक सड़क पर देख करके लोगों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिली और सीएम धामी ने विकास कार्यों का तो जायजा लिया ही, साथ में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों और युवाओं से भी उनका हालचाल जाना है। उनको किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, ये भी वो समझते नजर आए। बागेश्वर में पगना और बेहर गांव के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय में धरना दिया। ग्रामीणों ने बेहर गांव में स्वीकृत खनन पट्टे को निरस्त करने की मांग की है। इस मौके पर सज्जन लाल टमटा, दयाचंद्र, राधिका देवी, कविता देवी सहित कई लोग मौजूद रहे। तो वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर गांव की भूमि बिना सहमति से खोदी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए सर, जो हमारा विरोध जो गांव में 900 नाली जमीन को एक्वायर करके इन्होंने 6-7 पार्टनर बना के जो काम शुरू करना चाह रहे हैं, हम इसका विरोध है। गांव बचे, सबसे पहले तो गांव को बचाना है। ये हमारी जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि में हम रहेंगे कहाँ, हम लोग जाएंगे कहाँ। 50-60 परिवारों का गांव है, वो भी सिर्फ 80 के लोग हैं। चारधाम यात्रा का आगाज होने से पहले बद्री केदारनाथ मंदिर समिति का दल देश के 4 प्रसिद्ध मंदिरों का दौरा कर लौट आया है। इसके बाद बद्री केदार मंदिर में भी व्यवस्था बदलने की अटकलें चलने लगी हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि दौरे पर गए दल ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें इन मंदिरों में कई तरह की व्यवस्थाएं लागू हैं जिनको हम अपना सकते हैं। ऐसे में जल्द ही रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद बीकेटीसी की तरफ से एसओपी तैयार करके यात्रियों के लिए जारी की जाएगी। देखिए, जो हमने अध्ययन दल भेजे थे देश के 4 प्रमुख मंदिरों में, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी जी, महाकालेश्वर और सोमनाथ जी में, तो वो अध्ययन दल लौट के आ गए और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी उसका प्रेजेंटेशन हमारे समक्ष रखा था। उसमें कई चीज़ें, कोई जो वहाँ पर जो उनके मंदिर प्रबंधन की व्यवस्थाएं थी, वहाँ पर जो वीआईपी दर्शन की व्यवस्था, पूजा व्यवस्था, उसके अलावा जो दान चढ़ावे की गिनती और इस प्रकार के अनेक बिंदुओं पर उन्होंने अपनी जो विस्तृत रिपोर्ट हमारे समक्ष रखी है और उसमें हमने व्यापक रूप से चर्चा भी करी है और उसके प्रारंभिक तौर पर हम उसके लिए एक एसओपी तैयार करने की अभी योजना बना रहे हैं। और उसमें से जैसे कई मंदिरों में ये था कि वीआईपी जो जाते हैं, वीआईपी से भी वहाँ पर एक शुल्क लिया जाता है, उनका बाकायदा उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उसके साथ में एक व्यवस्था के तहत में वहाँ पर उनसे दर्शन कराए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे दान चढ़ावे का मामला है, दान चढ़ावा जो। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। रामपुर में पूर्व चेयरमैन अजहर खां और उनके 4 सहयोगियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। 5 आरोपी आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के हैं करीबी। फतेहपुर में बेकाबू कार अनियंत्रित होकर खड़े पिकअप से टकराई। हादसे में मासूम की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिले के बिंदकी कोतवाली के दरियापुर मोड़ के पास की ये पूरी घटना। अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र में कैंटर की चपेट में आकर किसान की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। कंटर से सरसों निकालते समय हुआ है दर्दनाक हादसा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
औरैया के थाना कुंदरकोट क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार में एजेई भर्ती परीक्षा प्रकरण में एसआईटी को मिली एक और कामयाबी, 50,000 के इनामी अनुराग पांडे सहित 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराकर मोटी रकम लिया करता था आरोपी। कुशीनगर में अज्ञात कारणों से खड़ी बस में लगी भीषण आग लगने से बस में सो रहे कंडक्टर की हुई मौत। मृतक पड़ोसी बिहार राज्य का बताया जा रहा है। यूपी ने ब्रॉड गेज विद्युतीकरण में लगाई छलांग, 100% हुआ विद्युतीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन प्रयागराज के प्रयास से मिली है कामयाबी। अलीगढ़ के अतरौली तहसील क्षेत्र के गांव नगला हरजी में संपत्ति को लेकर शराबी बेटे ने बाप को किया कत्ल, शव को किया बोरे में बंद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में एसटीएफ की संयुक्त टीम ने पकड़ी नकली नोटों की खेप, लगभग 26 लाख के नकली नोट सहित 3 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। भोजीपुरा इलाके के एक घर में पड़ा था छापा। हरिद्वार में पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, नशे की लत पूरी करने के लिए आरोपी ने दोस्त की पत्थर मारकर कर दी थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके भेजा जेल। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।